हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारा एनसीईआरटी 11th क्लास की और इसमें विश्व इतिहास के कुछ विषय जो हम उसमें पढ़ रहे थे और इसमें संस्कृतियों का टकराव हमारा 8 चैप्टर चल रहा है और जिसमें हमने पिछली वीडियो में कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय आदि के बारे में हमने पढ़ा था और इसी में हम आगे चलेंगे और आज पढ़ेंगे एजटेक जन। ठीक है। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आती है और आपके लिए कितनी हेल्पफुल है जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल और बहुत जरूरी है। ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो है और जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कराती हूँ उसके साथ साथ इसे भी जरूर देखते चलें। ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज होगी और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज पढ़ते हैं जो है मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं हमने पिछली बार पढ़ा था और हम आज यहाँ से शुरू करेंगे एजटेक नन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर पिछली वीडियो अवश्य देखें जिससे आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए। तो 12वीं शताब्दी में एजटेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे जैसा कि, और इस घाटी का नाम उनके मैक्सली नामक देवता के नाम पर पड़ा था। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया था और जो पराजित लोगों से उन्होंने नजराना भी वसूला वसूला था। ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बालकोट मार्कर पर उत्कीर्ण तिथियां माया संस्कृति काईपास 6ठी शताब्दी। ये देख सकते हैं यहाँ जो उत्कीर्ण ये तिथियां आदि है इस तरीके से उत्कीर्ण है इस पे उगेरी गई है। और एजटेक समाज श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्च कुल उत्पन्न पुरोहित थे और अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकार सेना तथा पौरोहित्य कर में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे और जो आजीवन क्या होता था शासक बना रहता था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है। किसका प्रतिनिधि माना जाता था? सूर्य देवता का। योद्धा पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। किसको सम्मान दिया जाता था? योद्धा जो होते थे उनको, जो पुरोहित होते थे जो राजघराने में कर्मकांड आदि करते थे पूजा पाठ करते थे, और अभिजात वर्ग को, इन तीनों वर्गों को सम्मान दिया। लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे जो व्यापारी थे और अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्पियों चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी जो है आदर की दृष्टि से देखा जाता था। चूंकि एजटेक लोगों के पास भूमि की कमी थी इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार जल में से जमीन लेकर इस कमी को पूरा करना और किया और सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए गए जिन्हें चिनाम्पा कहते थे। क्या कहते थे? चिनाम्पा। ठीक है। क्या कहते थे? चिनाम्पा। और एजटेक राजधानी टेक्निकल और का निर्माण किया गया और जिसके महा राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए अद्भुत लगते थे बहुत ही। और चूंकि एग्जैक्ट शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे इसलिए उनके स्वाभाविक भव्य जो मंदिर थे वे भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित होते थे। साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। जो साम्राज्य था वो ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। लोग मक्का, फलियां, कुम्भड़ा, जो ये कद्दू और कसावा, आलू और अन्य फसलें ये लोग उगाते थे और भूमि का स्वामित्व किसी विशेष का न होकर कुल के पास होता था और जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषि दासों जैसे खेतीहर लोग अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आजादी फिर से खरीद सकते थे। यानी कुछ वर्षों के लिए बेच देते थे फिर जो है वो वापस भी कर पाते थे। एजटेक लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाए। कितनी अच्छी बात थी इतने पुराने समय में। कुलीन वर्ग के बच्चे काल में काक में भर्ती किए जाते थे जहां उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए क्या किया जाता? प्रशिक्षित किया जाता।
बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तोपुकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म, उत्सव, गीतों आदि की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू जो काम धंधा था उसमें कुशलता प्रदान की जाती थी। यानी इस तरीके की भेदभाव तब भी होता था। 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में एजेड साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। यह स्थिति हाल में ही जीते गए लोगों में उत्पन्न असंतोष के कारण पैदा हुई, जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के अवसर खोजने लगे। माया लोग, एग्जिट लोग हमने पढ़ लिया, अब माया लोग पढ़ेंगे। और हम थोड़ा सा ये भी चित्र भी देखते चलते हैं। क्या है? माया मंदिर, टिकल, ग्वेतमाला, 8वीं शताब्दी देखिए क्या मंदिर बना है। माया लोग, मेक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दियों के बीच दौरान उल्लेखनीय उन्नति की थी, लेकिन 16वीं शताब्दी में माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एग्जिट लोगों की अपेक्षा क्या थी? कम थी। माया लोग जो थे, और मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलता पूर्ण थे, यानी अच्छी खेती कर लेते थे और कुशल भी थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होती थी। तो अच्छी पैदावार होती थी। इससे शासक वर्ग, पुरोहित और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान, गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति भी हुई। और माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यानी पढ़ा गया होता तो शायद बहुत सारी चीजें और भी पता चलती, तो पूरी तरीके से नहीं पढ़ा गया, शायद कुछ हिस्सा या कुछ चीजें पढ़ी गई। पेरू के इंका लोग, दक्षिणी अमेरिकी देशा संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक बैंको कपाक ने कुजुको में अपनी राजधानी स्थापित की और 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वेडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था, राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। ये थी भाषा क्वेचुआ, ठीक है। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, यानी वरिष्ठों की एक सभा होती थी और वह स्वतंत्र रूप से उसमें शामिल होता था। लेकिन जो पूरा कबीला था अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान होता था, यानी निष्ठा रखता था, समर्पित था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार एजेड साम्राज्य की ही तरह इनका साम्राज्य इकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है 10 लाख से ज्यादा लोग इस साम्राज्य में रहते थे, ठीक है। और ये आप नक्शा भी देख सकते हैं, कैरिबियन सागर है, इधर अटलांटिक महासागर है और क्वेटो, इक्वाडोर, लीमा, पेरू, ये है ब्राजील है ये एरिया, इस तरीके से है। ये रियो ड जेनेरियो जो ब्राजील की राजधानी है, और चिली है, दक्षिण प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर चारों तरफ से घिरा हुआ है। एजटेक लोगों को की तरह इनका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे और उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वाडोर से लेके चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। इक्वाडोर से लेके कहां तक, देखिए कितनी लंबी सड़कें, यहाँ चिली, ठीक है। तो सड़कें बनाई थी और उनके किले शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं होती थी। जो ईंटों को जोड़ने के लिए पहले शुरुआत में मिट्टी का गारा बनाया जाता था, फिर सीमेंट आदि जाल डाल के वो जोड़ा जाता है। वे निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। राजमिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने के लिए शुल्क पद्धति प्लेग का प्रयोग करते थे, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल होती थी। कई शिलाखंड वजन में 100 मेट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। यह सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से करवाया जाता था। इनका सभ्यता की आधार जो था वो क्या था? कृषि।
खेती। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहाड़ी इलाके में सीढ़ीदार खेत बनाए, जैसा कि अपने यहाँ भी इंडिया में होता है कि जो पहाड़ी एरिया वहां लोग सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियां विकसित की। हाल ही में यह बताया गया कि 15वीं शताब्दी में इंडियाई अधिकताओं जो ऊंची भूमियां थी, खेती आज की तुलना में काफी अधिक परिमाण में की जाती थी और इनका लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। ठीक है। आज भी अनेक सैलानी इनका लोगों के कला कौशल के नमूनों को देखकर दंग रह जाते थे। हालांकि चिली के कवि नेरुदा जैसे कुछ लोग भी हैं जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसे विपरीत वातावरण में खेती, शिल्प, स्थापत्य आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए हजारों लोगों को कितने कठोर परिश्रम के लिए बाध्य किया गया होगा। और ये खेत जोतने वाले बुनकरों, ऊंचे खतरनाक मचान पर चढ़कर चिनाई करने वाले राजगिरों, इंडीज के मेहनतकश पनहारों, अपनी कुचली हुई उंगलियों वाले जौहरियों, अपने लगाए गए पौधों की खुशहाली के लिए चिंतातुर किसानों, मिट्टी में बर्बाद हुए कुम्हारों, ये सब चीजें हैं। और ये है। और देखिए यहाँ पे पर्वत के शिखर पर बसा माचू पिच्चू नगर, इस पर स्पेनियों की निगाह नहीं पड़ी, जिसके कारण यह नष्ट नहीं हो पाया था। ठीक है। और ये तो ये पाब्लो नेरुआ। ठीक है। और उसकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला होती थी वो उच्च कोटि थी, लेकिन उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, यानी लिखने की प्रणाली का विकास नहीं हुआ। किंतु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी और वह थी किपू, यानी डोरियों पर गांठे लगाकर गणती इकाइयों का हिसाब किया जाता था, गांठे लगाकर। ठीक है। और कुछ विद्वानों का विचार है कि इनका लोग इन धागों में एक किस्म का संकेत जो है बुनते थे और इनका साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमा था, जिसका मतलब यह था कि जब एक बार इनका प्रधान पकड़ लिया जाता था तो उसके शासन की जो सारी श्रृंखला है वो क्या होती थी, वो टूट जाती थी। और उस समय भी ऐसा ही हुआ जब स्पेनी सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय जो है किया। एजटेक तथा इनका संस्कृतियों में कुछ असमानताएं थी और वे यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थी। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहां यूरोप की तरह और कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व था नहीं था। पुरोहितों और शासन को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था, यद्यपि भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिनमें परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था मंदिरों में, लेकिन सोने या चांदी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। और तत्कालीन यूरोपीय समाज की स्थिति इस मामले में बिल्कुल विपरीत थी। ठीक है। इतना हमने कर लिया और यूरोप वासियों की खोज यात्राएं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर एनसीईआरटी की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएं और पहले की वीडियो अवश्य देखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।